ये जैसे आपने है कि बॉटनी है क्या, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। बॉटनी ऑल्सो कॉल्ड प्लांट साइंस, प्लांट बायोलॉजी और फाइटोलॉजी इज अ साइंस ऑफ प्लांट लाइफ एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांच है। जब तक हम लोग इंटरमीडिएट में थे तब तक हम लोग बायोलॉजी पढ़ते थे, जिसमें कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ते थे और बाकी जूलॉजी हुआ करती थी। पर बीएससी में आने के बाद आपका बॉटनी बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्योंकि ये बहुत ही अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें आप जो पढ़ते हो वो बिल्कुल डिफरेंट है जूलॉजी से। यहाँ की टेक्सोनॉमी डिफरेंट है, यहाँ पे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, प्लांट का जब आप अंदर से डिसेक्शन करते हो तो प्लांट डिफरेंट दिखाई देता है। तो इसीलिए प्लांट की एक अलग बिल्कुल स्पेसिफिक ब्रांच है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब बॉटनिस्ट, अगर आप बॉटनिस्ट बनते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। अब बॉटनी में आपने देखा है कि ये जो ग्रीक, एशियन ग्रीक वर्ड है बॉटनी, इसका मीनिंग होता है ग्रास और फॉडर। ये भी आप जानते हैं, ये बॉस्किन से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है टू फीड और टू ग्रेज। प्लांट आपको मालूम है, अगर इकोसिस्टम में जाते हैं तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट पे सारी दुनिया के हर जीव डिपेंड करते हैं पौधों पे, क्योंकि पौधे ही खाना बनाते हैं। तो इतनी वो प्रोड्यूसर्स है, जबकि हम लोग क्या है, कंज्यूमर्स है। वो हेट्रोट्रॉप है, हम लोग ऑटोट्रॉप है। हम लोग उन पे डिपेंड करते हैं, हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। अब इसी में जो बेसिक चीजें आप देख रहे हैं, ट्रेडिशनली बॉटनी हैज आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ फंजाई एंड एल्गी। एल्गी और फंजाई आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। एल्गी क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है आपने पढ़ी थी, और फंजाई आपको मालूम है। फंजाई ने तो, फंजाई में तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलियम, वो फंजाई। और फंजाई की अगर ब्रांच आप पढ़ते हो तो आप कहलाते हो माइकोलॉजिस्ट, और अगर एल्गी पढ़ते हो तो आप फाइकोलॉजिस्ट पढ़ते हो। आज के समय में बॉटनी की इम्पोर्टेंस इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं या जो भी नया इन्वेंशन हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, वो सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़े एनिमल्स पे नहीं किए जा रहे हैं। सारे के सारे या तो बैक्टीरिया में किए जा रहे हैं या फंजाई में किए जा रहे हैं। छोटे जो लैब में रखने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। उसका आपको पहले भी बताया था, क्योंकि जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनका लाइफ स्पान भी कम होता है, और उनके अंदर जो भी हमें मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज दिखाई देती हैं, वो विद इन सम आवर्स, कुछ घंटों में ही हम देख सकते हैं, और उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं अपने रिजल्ट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है आज के समय में। अब आप देख रहे हैं कि nowadays botanists in the stick cells study approximately 410,001 species of plant, of which some, इतने जो आपको दिख रहे हैं 391,001 स्पीशीज, ये वेस्कुलर प्लांट्स की हैं। और बाकी जो है वेस्कुलर प्लांट में भी फ्लावरिंग। अब वेस्कुलर और फ्लावरिंग में क्या डिफरेंस है, ये आप पढ़ा है आपने। वेस्कुलर प्लांट उनको कहते हैं जिनमें टिश्यूज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जिसमें टिश्यूज डिफरेंशिएशन शुरू होता है। टिश्यूज डिफरेंशिएशन कहाँ से शुरू हुआ था, जब आपने पढ़ा था टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा सबसे पहले प्लांट्स हैं जिनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन दिखाई दिया था। फिर आप जब फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म फ्लावरिंग नहीं है, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग है। तो इस तरह से आजकल इसमें इतना ये सारी स्टडीज आपको दिखाई दे रही हैं। ये आपको हम शेयर करेंगे जो भी हमारी साइट्स हैं। फिर आप देख रहे हैं हिस्ट्री, अगर देखते हैं तो हिस्ट्री क्या है आपको दिखाई दे रहा है। प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। दे प्रोवाइड अस विद फूड, oxygen, and a variety of raw materials for various industries and domestic purposes. That is why humans have always been interested in plants since the time of memory. तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट साइंस है, ये
पहले तो आदमी क्या था, खाना बदोश था। जब आदि मानव की बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिक टाइम में खाना बदोश थे, इधर उधर भटकते थे। पहले तो खाली जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। उसके बाद जब डेवलपमेंट हुआ, जब उसने देखा कि आग भी है, कहीं आग उसने उत्पत्ति आग की देखी, तो उसने खाना जो उसको मांस मिलता था भून के खाना शुरू किया। उसको तब तक भी प्लांट के बारे में मालूम नहीं था। वो देखता था अपने चारों तरफ पौधे और पूरे जंगल दिखाई देते थे, पर उसको पौधों के बारे में इतना मालूम नहीं था। फिर धीरे धीरे जब उसकी और ज्यादा उसका विकास हुआ, तो उसने देखा कि ये जो प्लांट्स है, ये जब ग्रो करते हैं और इनके सीड्स, इनके फ्लावर जब जमीन में गिरते हैं, तो एक नया प्लांट निकलता है। और नए प्लांट में नए सीड्स होते हैं। उन सीड्स को उन्होंने खा के देखा, तब उन्हें मालूम पड़ा कि इसकी यूटिलिटी क्या है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत बाद में प्लांट्स के बारे में आदमी ने जाना। और आज जो हम लोग इतने एडवांस्ड हैं, हम लोग जो वेजिटेरियंस हैं, जो हम डिपेंड करते हैं पौधों पे, वो हम कैसे बने हैं, बहुत एडवांसमेंट के बाद बने हैं। शुरू में हम लोग सब नॉन वेजिटेरियन थे, भुना हुआ मांस खाते थे, ये सब खाते थे। तो प्लांट का, और जबकि प्लांट के बारे में आप जाने तो ऑक्सीजन पौधे ही प्रोवाइड करते हैं, आपको मालूम है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस हैं। अब ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होता है तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 बाहर एक्सेल करते हैं, ये भी आप जानते हैं। CO2 यूज होती है प्लांट के द्वारा और कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट एक इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है हमारा। तो इस तरह से प्लांट हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन अगर ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, कुछ भी देर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आज के समय में आप देखें तो बॉटनी की कितनी इम्पोर्टेंस है, प्लांट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। अब इसमें कुछ ये रेफरेंसेस आप देख रहे थे, तो ये है, देखिए थियोफास्टस के बारे में है, फिर ये ग्रीक फिजिशियन ने डी मटेरिया मेडिका दिया था, इसने मेडिसिनल इन्वेंशंस के बारे में बताया था। फिर आप देख रहे हैं ये लगातार, आप कुछ कुछ ये चीज़ें देख रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। रॉबर्ट हुक के बारे में जानते हैं, 1665 में इन्होंने सेल के बारे में बताया था और सेल की स्टडी की थी इन्होंने माइक्रोस्कोप में, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था, उसमें स्टडी की। अब इसके बाद आप देखते हैं मेंडल के बारे में आपने पढ़ा है। मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, जेनेटिकल इनहेरिटेंस के बारे में। और मेंडल भी आपको मालूम है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या थे, एक प्रीस्ट के बेटे थे। तो वो अपने गार्डन में देखा करते थे कि मटर की जो मटर उन्होंने लगाए हुए थे, तो उसमें आपने उन्होंने एक तरह के मटर लगाए अगर, तो उन्होंने बाद में देखा उसमें पिंक भी हो रहे हैं, वाइट भी हो रहे हैं और पर्पल भी हो रहे हैं। तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई, तब उन्होंने इतने बड़े जेनेटिक इनहेरिटेंस का लॉ दिया। अब आज के समय में देखें तो ये जेनेटिक इनहेरिटेंस के लॉ पे हमारी बेस्ड है सारी की सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री आजकल आप जानते हैं सबसे ज्यादा लाइव है, सबसे ज्यादा काम हो रहा है। ब्रांचेस आप देखेंगे बॉटनी की तो प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट इकोलॉजी, पेलियोबॉटनी, आर्कियोबॉटनी, फोरेंसिक साइंस, ये तो बेसिक साइंस है। अगर इनको और ज्यादा बाइफर्केट करें तो और ज्यादा है। अब प्लांट पैथोलॉजी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको मालूम है कि पैथोलॉजी मीन्स होता है डिजीज। जब डिजीज की स्टडी करते हैं, प्लांट डिजीज की स्टडी करते हैं, तो उसे कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में आप प्लांट डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे आपके कोर्स में एक यूनिट है प्लांट पैथोलॉजी पे। पहले तो एक पेपर था, अब उन्होंने एक यूनिट बना दिया। तो प्लांट पैथोलॉजी में आप पढ़ेंगे वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, और हो सकता है फिजियोलॉजिकल डिजीजेस जो किसी डिफिशियंसी की वजह से होती हैं, किसी मिनरल की डिफिशियंसी या एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ जाता है उसकी वजह से डिजीजेस होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये ब्रांच इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट बनना आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप देख रहे हैं जितने एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है वहाँ प्लांट पैथोलॉजिस्ट की जॉब होते हैं, वहाँ पे वैकेंसीज होती हैं और आप जाके वहाँ पे काम कर सकते हैं। इकोलॉजी में आप देख रहे हैं, ये इकोलॉजी में आप देख रहे हैं कि इसमें आप देखते हैं वही जो भी हम लोग बात कर रहे थे, पिरामिड होता है, कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब इकोलॉजी में आप बायोटिक इकोलॉजी भी होती है और नॉन बायोटिक भी। नॉन बायोटिक में आप पढ़ेंगे जैसे
हवा पानी, जलवायु कहते हैं जिसे, हवा पानी, और टोपोग्राफिकल कंडीशंस जो होती है, टोपोग्राफी कैसी है, हिली एरिया है कि प्लेन्स है, ये सारी चीजें आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो एक ये भी ब्रांच है। पैलियोबॉटनी की ब्रांच है जहाँ पे आप फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। आपके लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी है, जो एशिया का बहुत माना हुआ इंस्टीट्यूट माना जाता है, जिसमें फॉसिल प्लांट के बारे में पढ़ाया जाता है। फॉसिल प्लांट की स्टडी होती है, और फॉसिल प्लांट की स्टडी हम करते हैं क्योंकि हमें पास्ट के बारे में मालूम पड़ता है और कैसे इवोल्यूशन हुआ है प्लांट का, कैसे ये सारी चीजें मालूम पड़ती हैं। फिर इसके बाद आर्कियोबॉटनी आती है। आर्कियोबॉटनी ऐसी ब्रांच है जिसमें आप ये देख रहे हैं मेडिसिनल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। अब आर्कियोबॉटनी में जो पुराने जमाने में जैसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते थे, या आज भी आप देखते हैं कि कुछ कुछ फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं, तो उसमें कभी बरगद की पूजा की जाती है, कभी पीपल की पूजा की जाती है, इस तरह के फेस्टिवल हमारे यहाँ हैं। तो ये सारे क्या है, स्पिरिचुअल चीजों से जुड़े हैं। हम उस पौधे की इसलिए पूजा करते हैं, उसको इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं कि वो हमारे लिए यूजफुल है, वो हमारे लिए फायदेमंद है, वो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें फूड प्रोवाइड, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, टिम्बर प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सारी चीजों की तो उत्पत्ति बहुत, जब प्लांट की फॉरेस्ट की उत्पत्ति हुई थी उस जमाने से इन चीजों के बारे में जानना शुरू कर दिया था। और उस जमाने में, पुराने जमाने में, जब पुराने जमाने में जब क्या कहते हैं, आपको ये मालूम था कि बिल्कुल भी एलोपैथिक दवाइयों का वो नहीं हुआ था, एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं शुरू हुई थी, तो हम लोग हर्बल मेडिसिन पे डिपेंड करते थे। जो घास फूस और पौधे आसपास में निकलते थे उनका प्रयोग करके ही सरवाइव करते थे। तो ये आर्कियोबॉटनी में ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। फिर उसके बाद फ्लोरेंसिक साइंस आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लोरेंसिक साइंस के बारे में अगर आप बात करते हैं तो जो क्राइम होते हैं, मर्डर्स होते हैं, उनके बारे में इसमें जाना जाता है। तो बॉटनी के बच्चे ये ब्रांच भी लेते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जिस वक्त कोई क्राइम होता है, कोई मर्डर होता है, उस समय एटमॉस्फेयर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, कुछ स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स फंगल स्पोर हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो वो सारी चीजें भी एविडेंसेस होते हैं, बाद में अगर उस क्राइम को शॉर्ट आउट करते हैं तो वो सारे एविडेंसेस उनसे मिलते हैं। अब ये तो आपने जाना कुछ कॉमन ब्रांचेस के बारे में। अब आप देख रहे हैं सम हिस्टोरिकल मूवमेंट, ये सब आप जानते हैं, पर हम रिवाइज इसलिए कर रहे हैं, रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप बॉटनी को फिर से आत्मसात करें, उसके बारे में जानें। हरगोविंद खुराना के बारे में सब जानते हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है। ये इंडियन थे पर बाद में माइग्रेट कर गए थे, और पंजाब के थे बहुत, और उस समय ब्रिटिश टाइम के थे, जब पंजाब, उस पंजाब के थे जो अब पाकिस्तान में। तो ये बाहर चले गए थे और इनको नोबेल प्राइज मिला है। देखिए ये आप देख रहे हैं, इन्होंने शेयर किया था 1968 में मिला था, मेडिसिन वगैरह पे, फिजियोलॉजी पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। देखिए इन्होंने इसकी कोडिंग के बारे में बताया था, कोडिंग के बारे में, जो जेनेटिक कोडिंग होती है उसके बारे में बताया था, और ये फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसके बारे में बताया। तो ये जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है या फिजियोलॉजी है, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है, और इस पे हरगोविंद खुराना ने काम किया था। ये बॉटनिस्ट थे बेसिकली, बाद में इन्होंने अपनी ब्रांच बदल करके बायोकेमिस्ट बन गए थे, और अब तो ये अमेरिकन है, अमेरिकन थे मतलब। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये आपके पास एक नई डिस्कवरी है, 2015 में नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, यो टू, ये चाइनीज थी। चाइना में आपने सुना होगा चाइना के बारे में, ये देखिए ग्रास दिखाई दे रही है, ये जो ग्रास है ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये आती है आपके इसमें, जिसमें सनफ्लावर आता है, सनफ्लावर की फैमिली में आती है, एस्टरेसी फैमिली में, एस्टरेसी फैमिली की ग्रास है, और इससे इन्होंने मलेरिया मलेरिया के लिए दवाई बनाई, और उसमें इनको प्राइज मिला।
ये एक ऐसी डायनेस्टी को बिलोंग करती थी जहाँ पे काम होता था मेडिसिन पे, और ऐसी मेडिसिन पे जो हर्बल मेडिसिन हुआ। तो ये भी एक प्लांट से रिलेटेड एक चीज है, इनको भी देखे ये प्राइज मिला था। इसके बारे में हम लोग बाद में और डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कोर्स में इंटरव्यू हुआ है, जेनेटिक इंजीनियर। इनके बाद अब जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग ने दिया था, इनको फादर कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। इन्होंने डीएनए के बारे में बताया, डीएनए कोडिंग के बारे में बताया, और द फर्स्ट, देखिए, द फर्स्ट recombinant DNA molecule was made by Wahlberg in 1972 by combining DNA from the monkey virus SV40 with the Lambaba virus। ये इन्होंने बनाया था। तो उस समय देखा गया कि अगर जेनेटिक कोड तक हम चले जाते हैं, कोडिंग को चेंज करके हम बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो इस काम पे इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये जेनेटिक, ये देखिए जीन गन है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आज के समय में, क्योंकि इस डिवाइस के थ्रू आप जेनेटिक जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब जैसे आपने एक जीन है, एक डीएनए है, डीएनए में आपने देखा कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो आपको हटानी है, कोई ऐसा कोड है जो करप्ट है, जो बीमारी कॉज करता है। तो उस करप्ट कोड को हटा के वहाँ पे अगर हम अच्छा कोड डालेंगे, सही कोड डालेंगे, तो हम उस बीमारी को रिमूव कर सकते हैं। तो वो कोडिंग करने के लिए ये जो है गन यूज होती है, यहाँ से बम्बार्डमेंट किया जाता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है, इन्वेंशन है आज के समय में। ये आपके कोर्स में है, आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इसका बॉटनी जो आप पढ़ रहे हैं, इसका पोटेंशियल कैरियर क्या है, ये तो बड़ा प्रिमिटिव कैरियर हम आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज में है, जिसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट, साइंस राइटिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं बॉटनी लेकर। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आपको बताया था एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स में जाकर के काम करते हैं, वहाँ पे सीड्स बनाए जाते हैं अच्छी वैरायटी के, या कुछ लाइसेंस जीएमओ सीड भी बनाए जा रहे हैं। तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में साइंस की राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, किसी वेबसाइट में, किसी पत्रिका में, किसी में भी, जर्नल्स वगैरह में। फिर उसके बाद आप एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, जैसे आप देख रहे हैं पॉल्यूशन लेवल देखा जाता है, एयर पॉल्यूशन देखा जाता है, वाटर पॉल्यूशन देखा जाता है, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है। इसके बाद आप एकेडमिक में अगर देखते हैं तो टेक्नीशियन बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। एजुकेशन ऑब्लिक आउटरीच में आप नेचर सेंटर एंड सेकेंडरी स्कूल्स में भी काम कर सकते हैं। नेचर सेंटर्स क्या होते हैं, जैसे कोई हार्बेरियम है, कोई म्यूजियम है, कोई ऐसी जगहों पे जहाँ पे क्यूरेटर की ज़रूरत होती है, गार्डनर की ज़रूरत होती है, ऐसे बॉटनिस्ट की ज़रूरत होती है जो प्लांट के बारे में बता सके, गाइड कर सके। क्योंकि इन जगहों पे जो नेचर सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे विजिटर्स भी आते हैं, तो आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन, लैंड मैनेजमेंट एंड पॉलिसी लॉज, इसमें आप देख रहे हैं जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसी तरह के बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन पे काम हो रहा है, लैंड मैनेजमेंट पे काम हो रहा है, कुछ पॉलिसीज एंड लॉ बनाए जाते हैं गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्हें एनजीओ कहते हैं। एनजीओ में आप सेल्फ अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, किसी गार्डन के लिए फ्री सर्विसेज, किसी म्यूजियम के लिए, किसी इंटरनेशनल उससे जुड़ करके, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और प्लांट कंजर्वेशन तो आपको मालूम है बहुत ज़रूरी है, प्लांट के सर्वाइवल पे ही हमारा सर्वाइवल है। तो ये आपको प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं, पोटेंशियल कैरियर पाथ दिखाई दे रहा है बॉटनी। फिर ये आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बॉटनी। आप थर्ड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, खाली इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट है, ये आपको दिखाया जा रहा है कि प्लांट स्टडी करने से आप क्या क्या कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंस है प्लांट्स की। देख रहे हैं, प्लांट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ।
They are used in various aspects of day-to-day life. What is studies the characteristics and uses of these plants and hence are very important. ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली ये हमने आज इंट्रोडक्टिव साइट बनाई थी। अब ये कुछ आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ बॉटनी के देख रहे हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में देखिए एकेडमी ऑफ नेचुरल साइंस, फिर ऑस्ट्रेलियन नेशनल बॉटनिक गार्डन, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सास, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल बॉटनी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये सब आपके यूके यूएसए के हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी, न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंडिया में है, केरल में। फिर मिसूरी बॉटनिक गार्डन, इसका नाम बहुत ज़्यादा है, ये तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। नेशनल बॉटनिक गार्डन आयरलैंड, फिर रायो डी जेनेरियो, ये बहुत पुराना बॉटनिकल गार्डन है, यहाँ बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिर रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू लंदन में है, यहाँ पे 44,000 स्पीशीज कंजर्व की गई हैं जो वहाँ की वेजिटेशन नहीं है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, फिर भी उनको वहाँ पे कंजर्व किया गया है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप बाद में काम कर सकते हो बॉटनी पढ़ने के लिए। अब इंडिया में बेसिकली जो आप लखनऊ में रहते हैं वहाँ के इंस्टीट्यूट देखिए, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, फिर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, CMAP कहते हैं जिसे। फिर देख रहे हैं शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ शुगर केन रिसर्च पे वर्क होता है जिसमें आपको जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी तीनों ब्रांचेस पे काम होता है। फिर ITRC है जहाँ पे पॉइजनस चीज़ों पे काम होता है, पॉइजनस प्लांट्स वगैरह पे, और बहुत सारे काम होते हैं, जोलॉजी के भी होते हैं, वेनम वगैरह भी बनता है, स्नेक्स वेनम वगैरह। फिर KGMC में भी होता है, एलर्जी पे काम होता है, चेस्ट डिजीजेस पे काम होता है। एलर्जी और चेस्ट डिजीजेस जो होती है ये फंजाई की वजह से होती है, पॉलन की वजह से होती है, इसलिए ये भी बॉटनी से जुड़ा हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी बॉटनी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा फ्लरिश है, बहुत ग्रोन है, बहुत अच्छे वहाँ पे लोग हैं, क्योंकि उसको इस्टेब्लिश किया था बीरबल साहनी ने। बीरबल साहनी ने उस बॉटनी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया था और उन्होंने बहुत डिवोटेड वे में वहाँ काम किया था, वहाँ बहुत अच्छा काम आज भी हो रहा है। फिर ट्रॉपिकल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं आपके जिनमें आप काम करेंगे। तो ये आज का आपका था